हीना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। जैसा कि इसके बारे में मेरा एक वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें हमने पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति हुई उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, क्या स्थिति थी भारत में जिस कारण ये भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध ये क्रांति करनी पड़ी। तो इन सब चीजों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम इसकी जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे इसके कारण के विषय में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, साथ ही साथ कुछ सामाजिक धार्मिक कारण भी थे, जिन कारणों से क्या है कि जो क्रांति थी ये भारत में हुई। तो उसमें से हम राजनीतिक कारण के विषय में पढ़ चुके हैं। तो इससे आगे का आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण के विषय में। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। की क्रांति के ये आर्थिक कारण क्या क्या है, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर अवध, बंगाल और हैदराबाद, मैसूर, ये कुछ क्षेत्र थे जिन पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कर लिया था। ये सभी क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। और खासकर जब हमने 1857 की क्रांति 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई, बंगाल के क्षेत्र पर उनका पूर्णतः अधिकार हो गया, तो उन्होंने किस तरीके से बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में अपने कर वसूलने स्टार्ट कर दिए। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने जो कर होते थे उपज पर, वो अंग्रेजों ने वसूलना आरंभ कर दिया। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि किसानों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती थी। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा था, जब किसानों को कोई छूट नहीं दी जा रही थी, उनके साथ करों की वसूली अधिक मात्रा में की जा रही थी, तो किसानों की स्थिति काफी खराब होती गई। अगर हम बात करें उस समय की 1857 से पहले की अगर हम बात करें, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, उससे भी पहले की अगर हम थोड़ी चर्चा करें, तो भारत की जो कृषि थी वो सबसे ज्यादा उन्नत थी और जो इनकम का सबसे बड़ा जरिया था वो भी कृषि ही था। भारतीय शासक कृषि के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा शासन करते थे। कृषि से हमें एक भारी मात्रा में आय होती थी। कृषि का जो उत्पादन होता था हमारे भारत में वो इतना ज्यादा था कि यहाँ की जरूरतें पूरी करने के बाद भी हम चीजों को बाहर निर्यात किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए और इन्होंने अपनी अलग अलग नीतियां चलाई, तो देखने के लिए मिलता है कि कैसे कैसे कृषि जो थी वो किस तरीके से बहुत ज्यादा खराब होती चली गई, कृषि की स्थिति कैसे बिगड़ती चली गई। तो जब अंग्रेजों, तो सबसे पहला कारण हम लिखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजों की अलग अलग नीतियां, अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई, जो कृषि हो रही थी उस पर कर वसूली के लिए अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर नई नई नीतियां बनाई जा रही थी, नए नए नियम बनाए जा रहे थे। कर कभी इतना अधिक मात्रा में वसूला जाता था कि जितनी उपज भी नहीं होती थी उससे अधिक मात्रा में कर का निर्धारण कर दिया जाता था। और कर ना दे पाने की स्थिति में जमीन, जो किसान होते थे उनसे उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था और इस तरीके से किसानों से उनकी जमीन छीनती जा रही थी। उस अपना कोई अधिकार नहीं रह रहा था किसानों का। तो किसानों के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध जो था वो अंग्रेजों के प्रति उत्पन्न हो रहा था। तो किसान भी इस बात से काफी क्षुब्ध थे, काफी नाराज थे अंग्रेजों से कि इन्होंने आकर हमारी जो कृषि है उसको भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। तो इस तरीके से भी क्या हुआ कि आर्थिक प्रभाव पड़ा कृषि के क्षेत्र पर भी, किसका, अंग्रेजों की नई नई नीतियों का। कृषि के क्षेत्र में जो कर की दर थी वो काफी ज्यादा थी। कर की दर अधिक थी।
ये भी एक कारण था कि जितनी कृषि नहीं हो रही थी उससे ज्यादा क्या है कर हमें देना पड़ रहा था, किसानों को देना पड़ रहा था, जिससे क्या है जो हमारी जो कृषि का क्षेत्र है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से क्या होता था, विनाश की ओर जाता जा रहा था। तीसरे कारण की अगर हम चर्चा करें तो हमने पढ़ा था कि जब अंग्रेजों ने इस तरीके की नीतियां बनाई, अधिक मात्रा में कर वसूला और अलग अलग नीतियां बनाई, तो किसानों की हालत काफी खराब हो गई। और एक समय ऐसा आया जब यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में क्या है, अकाल पड़ गया। और उस अकाल की स्थिति में भी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की कोई भी सहायता नहीं की गई, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई, कोई जरूरत का सामान उन तक नहीं पहुंचाया गया। तो इन सब बातों से क्या थे, लोग काफी नाराज थे। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि अकाल पड़ना भी एक कारण था। चौथी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भारत में रेशम का, कपास, नील, इन सब की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो जो यहाँ अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे कि भारत से जो कच्चा माल था, इस कच्चे माल से कई सारे उद्योग इन कच्चे माल पर डिपेंड थे। इनके द्वारा उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। सूती वस्त्र का जो निर्माण था वो इन्हीं कच्चे माल पर आधारित था, और जिनका जो उत्पादन था वो भारत में अच्छी खासी मात्रा में होता था। तो अंग्रेज यहाँ से उन कच्चे मालों को सस्ते दामों पर खरीद कर ले जाते थे। इंग्लैंड रेशम, कपास, नील, जूट, ये जो कच्चा माल था इंग्लैंड इसे भरपूर मात्रा में भारत से खरीदता था। और इस माल को ले जाकर ब्रिटेन में मशीनों के द्वारा क्या है, चीजों का निर्माण किया जाता था, वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। यहाँ से कच्चा माल खरीद लिया भारत से सस्ते दामों पर, और उस माल को खरीदने के बाद ये ले जाते थे उसको इंग्लैंड, और वहां जाकर क्या करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो इससे क्या होता था कि वस्तुएं काफी इनकी कीमत कम होती थी, क्योंकि इनका निर्माण क्या है, मशीन के द्वारा हो रहा है। और भारत में इन सब चीजों से जो वस्तुओं का निर्माण होता था वो हाथों से कारीगर अपने घरों में किया करते थे, तो जिसके कारण ये वस्तुएं थोड़ी सी महंगी हुआ करती थी। दूसरा, मशीन से बनी जो वस्तुएं होती थी वो दिखने में भी आकर्षित होती थी और उनके दाम भी काफी सस्ते होते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग थे वो मशीन के द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदने की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे, और जो इंग्लैंड से वस्तुएं बनकर आ रही थी उनकी बाजार में बिक्री अधिक मात्रा में होने लगी। और जो भारत में जो निर्मित वस्तुएं हो रही थी, जो हाथों से जिन वस्तुओं को बनाया जा रहा था, उनकी बिक्री काफी कम हो गई थी, क्योंकि उनमें समय ज्यादा लगता था और लागत भी ज्यादा बढ़ती थी, इसलिए वो बाजार में महंगी बिकती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग थे, जो अपने घरों में किसी प्रकार से वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, इस कच्चे माल से वस्तुओं को बना रहे थे, कुटीर उद्योग अगर हम कह लें, तो ये जो कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, बंद होते गए। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि बेरोजगारी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई। अंग्रेजों की इस नीति से क्या हुआ कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई। आवश्यकता अनुसार यहाँ से लेते थे और क्या करते थे, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड में मशीन द्वारा इनका निर्माण करते, और जब यहाँ से ये वस्तुएं तैयार जाती तो इन्हें भारत के बाजारों में आकर सही दामों पर बेचते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि बेरोजगारी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और इसी प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ के जो उद्योग थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। उद्योगों का क्या होता गया, पतन होता गया।
इससे समाज का जो शिल्पकार वर्ग था, जो शिल्पकार थे या छोटे कारीगर जो थे, वो अंग्रेजों से काफी रुष्ट हो गए थे, काफी नाराज थे। ये भी एक, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। यहाँ से तुम सस्ता माल खरीद रहे हो और विदेश में जाके उसका निर्माण करवा रहे हो मशीनों के द्वारा, फिर लाकर यहाँ पर बेच रहे हो, तो यहाँ के जो कारीगर थे उनका तो धंधा पानी पूरी तरीके से बंद हो गया। तो इससे जो कारीगर वर्ग था या कुटीर उद्योग जो घरों में कर रहे थे, वो सारे लोग उनसे नाराज हो गए, क्योंकि भारत में इस कारण से बेरोजगारी, अंग्रेजों की इन नीतियों से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। उद्योगों का पतन और किस प्रकार से हो रहा था? जो ब्रिटिश थे वो अपने सामान को सस्ता बेचते थे। ब्रिटिश सामान जो था वो सस्ता था। ब्रिटिश वस्तुएं, और लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश वस्तुएं सस्ती थी और जो भारतीय वस्तुएं थी वो महंगी थी, जिसका कारण क्या था कि भारतीय वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था वो बहुत ही अधिक मात्रा में लगाया जाता था। भारतीय वस्तुओं पर कर अधिक लगाया जा रहा था, इस कारण ये वस्तुएं अधिक महंगी हो जा रही थी। किसकी तुलना में? जो इंग्लैंड से वस्तुएं तैयार होकर आ रही थी उनकी तुलना में ये वस्तुएं काफी महंगी हो जा रही थी, भारतीय वस्तुएं। इसीलिए इनकी बिक्री पर कमी आती गई और उद्योगों का धीरे धीरे पतन होता चला गया। इसी प्रकार से जब शिक्षित जो वर्ग था हमारे समाज का, उसे नौकरियों में कोई ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अगर अंग्रेज और भारतीय दोनों समान काम कर रहे हैं किसी स्थान पर, तो अंग्रेज की तुलना में भारतीयों को जो वेतन था वो काफी कम मात्रा में मिलता था, साथ ही उनके साथ व्यवहार भी ठीक नहीं किया जा रहा था। तो ये कुछ कारण थे कि जिसके कारण, जिन कारणों ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो ये तो थे हमारे आर्थिक कारण। अब हम पढ़ते हैं कुछ सामाजिक और राजनीतिक कारण। (1857) की क्रांति के सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या थे? सामाजिक और धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण तो हमने पढ़ लिए हैं, सामाजिक व धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर कुछ ठीक काम भी किए थे। अगर हम आज के दृष्टिकोण से उन चीजों को देखें तो वो सही थी, लेकिन उस समय का जो समाज था वो उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा था। जैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। नियम बनाया जिसके तहत सती प्रथा पर रोक लगाई। कब हुआ ये? 1829 में। और किसके द्वारा किया गया ये? विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसी प्रकार दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में, हमने पढ़ा था। जो दास प्रथा चली आ रही थी, दास प्रथा का अंत। अंतरजातीय विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। कि अब कोई भी अलग अलग जाति के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। और क्या करा इन्होंने? सती प्रथा पर रोक लगा दी, बाल विवाह पर रोक लगाई। और विधवा पुनर्विवाह।
इन्होंने कानून बनाया जिसके तहत जो विधवा थी वो पुनर्विवाह कर सकती थी। ये दोनों कार्य किसके द्वारा करवाए गए? डलहौजी जब यहाँ पर आए गवर्नर जनरल बनकर, उनके टाइम पर ये दोनों कार्य हुए। इन्हें हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि बाल विवाह जो निषेध कानून था वो कब आया, किसके समय पर आया? तो डलहौजी के समय पर आया। और ये कब आया? 1856 में। तो इस तरीके के कुछ कार्य जो थे वो अंग्रेजों के द्वारा समाज में किए गए। अगर आज की नजरिए से हम देखें तो आज हमें ये सब चीजें बहुत सही लगेंगी कि ये चीजें उस समय अंग्रेजों ने सही करी, लेकिन जो उस समय का समाज था वो इन सब चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा था। उस समय के जो रीति रिवाज थे, उस समय की जो परंपराएं थी, ये सब उनके विरोध में थी। तो समाज का जो रूढ़िवादी वर्ग था उन्हें लग रहा था कि इस तरीके से अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं वो एक पश्चिमी सभ्यता की ओर लेते जा रहे हैं। इसीलिए समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने इन सब चीजों का विरोध किया। उन्हें ये सब चीजें अपने विरोध में लग रही थी, समाज हित में ये नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये सब चीजें समाज के हित में नहीं है, ये गलत रीतियां हैं, ये पश्चिम सभ्यता है और ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को खत्म करके पश्चिम सभ्यता की ओर हमें धकेलना चाह रहे हैं। तो इस कारण क्या था कि समाज का जो वर्ग था वो इनके खिलाफ हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1850 में एक कानून आया जिसके तहत क्या था कि ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों को उस समय एक्चुअली होता क्या था कि जब कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना लेता था तो उसका जो उसकी पैतृक संपत्ति होती थी उस पर से अधिकार पूरा खत्म हो जाता था, उस पर उसका कोई भी अधिकार नहीं रहता था अपने पिता की संपत्ति पर। 1850 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया जिसके तहत ये घोषणा कर दी गई कि अब जो ईसाई धर्म को अपनाएगा, जो व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित करके ईसाई धर्म को अपनाएगा, उसे उसकी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। मतलब वो अपनी पैतृक संपत्ति में पाने का क्या है, पूरी तरीके से अधिकारी है। तो ये जो बात थी इससे भी समाज का जो वर्ग था वो खिलाफ हो गया, क्योंकि उस समय यही प्रथा चली आ रही थी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसका संपत्ति पे से अधिकार खत्म हो जाएगा। और अंग्रेजों ने ये नया कानून बना दिया जिससे क्या था कि लग रहा था भारतीयों को कि ये क्या है, हमें ईसाई धर्म की तरफ धकेलते जा रहे हैं। इसी तरह 1813 में एक एक्ट हमने पढ़ा था, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी मिल गई थी। इस बात की उन्हें छूट मिल गई थी कि वे भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो इस तरीके की छूटों से भी क्या हो रहा था कि भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए पूरी तरीके से क्या है, अपने प्रयासों को कर रहे हैं। और इसीलिए क्या कर रहे हैं कि देखो वो बाहर से अलग अलग ईसाई धर्म की मिशनरियों को बुलाकर यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य करवा रहे हैं। तो ये सब बातें क्या थी, अंग्रेजों के खिलाफ कहीं ना कहीं समाज को लेती जा रही थी। जब ईसाई धर्म का इस प्रकार से प्रचार प्रसार होने लगा तो ईसाई जो धर्म था समाज में इस तरीके की बातें फैला रहा था कि हिंदू और मुसलमान धर्म सही नहीं है, इनके मुकाबले में जो श्रेष्ठ धर्म है वो कौन सा है, ईसाई धर्म है। तो जब समाज में इस तरीके का धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था तो जो ब्राह्मण और मौलवी थे, हिंदू धर्म के ब्राह्मण और मुस्लिम धर्म के जो मौलवी थे, उनको कहीं ना कहीं ये शंका होने लगी कि जो हमारी पदवी है समाज में, जो हमारा स्थान है वो कहीं ना कहीं
कम होता जा रहा है। हमारी जो निष्ठा है समाज में, प्रतिष्ठा है, वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। इसीलिए समाज का ये वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, मौलवी वर्ग और समाज के अन्य वर्ग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए। और ये जो कानून बनाए थे, इन सब से क्या हो रहा था कि समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। इस तरीके के धर्म परिवर्तन करवाना या सती प्रथा पर रोक लगाना, क्योंकि उस समय इन सब चीजों को सही माना जाता था, ठीक माना जाता था। और इस प्रकार के कार्य जब अंग्रेजों के द्वारा करवाए जा रहे थे तो जो समाज के लोग थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। इसीलिए ये जो समाज का वर्ग था वो क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया और उसने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये थे हमारे सामाजिक और धार्मिक कारण। अब हम पढ़ते हैं सैनिक कारण। 1857 की क्रांति के सैनिक कारण। सैनिक कारणों में जो भारतीय थे उन्हें सेना में ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। साथ ही साथ इन्हें पद ऊंचे नहीं दिए जाते थे। इनका जो वेतन होता था वो अंग्रेजों की तुलना में काफी कम होता था। इन्हें सुविधाएं अंग्रेजों की तुलना में काफी कम दी जाती थी। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में काफी कम सुविधाएं प्रदान की जाती थी। अगर इस प्रकार का व्यवहार जब सेना में किया जा रहा था कि अंग्रेजों को तो ऊंचे पदों पर रखा जा रहा है और भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जा रहा, वे योग्य है लेकिन फिर भी उनको ऊंचे पदों पर नहीं रखा जा रहा है, तो इस तरीके से जो सेना के लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ होते गए। उनके साथ सुविधाओं में अंग्रेजों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं और भारतीयों को अलग सुविधाएं दी गई हैं। सुविधाओं का अभाव था इनके पास में। इस तरीके के कार्य भी किए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ। चौथा क्या था कि उस समय समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। और अंग्रेज क्या करते थे, इन भारतीयों को समुद्र पार कराकर युद्ध के लिए ले जाते थे, समुद्र पार इनसे करवाते थे। तो जो लोग थे वो इनके खिलाफ होते गए कि ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे धर्म में जब समुद्र पार करना निषेध है तो अंग्रेजों द्वारा ये कार्य भी हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था सैनिक कारणों में जब अंग्रेजों के द्वारा नए कारतूसों का प्रयोग किया गया। उन कारतूसों में क्या था कि नई राइफल का प्रयोग अंग्रेजों ने करना शुरू करा। अब ये जो राइफल थी इसमें कारतूस लगाने से पहले उसके ढक्कन को मुंह से हटाना पड़ता था और इस तरीके की अफवाह पूरे उसमें फैल गई कि ये जो कारतूस है इनके जो ढक्कन के ऊपर है वो सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। अब गाय हिंदुओं के लिए धार्मिक थी और सूअर मुसलमानों के लिए ठीक नहीं, मुसलमान सूअर के मतलब सही नहीं मानते थे, क्योंकि उन मुस्लिम धर्म में ये मान्यता थी कि अगर सूअर शब्द को भी मुंह से बोल दिया जाए तो जो हमारा मुंह है वो 40 दिन तक अपवित्र रहता है। तो इस तरीके की जब समाज में बात फैल गई, उस समय सेना में ये बात फैल गई कि इस पे सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो सैनिक थे वो इसके विरोध में खड़े हो गए। और तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का यही बना, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से करवाया जाना। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ये सब कारण भारतीयों के अंदर राजनीतिक कारण हमने पढ़ लिए, आर्थिक कारण हमने पढ़ लिए, धार्मिक कारण हमने पढ़े, साथ ही साथ सैनिक कारण पढ़े। तो ये सब कारण क्या थे कि भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक घृणा पैदा करते जा रहे थे
और जो पूरी तरीके से सामने निकल कर आती है, जो भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो 1857 की क्रांति में देखने के लिए मिलता है। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, पृष्ठभूमि पढ़ ली 1857 की क्रांति की। पृष्ठभूमि में हमने ये पढ़ा है कि ये जो विद्रोह था 1857 की क्रांति, इसे किस किस नाम से बोला गया और ये किसके द्वारा, इन नामों के, ये नाम किसके द्वारा बताया गया। जैसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह इसे किसने कहा, सर जॉन लॉरेंस ने इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा। ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा, इसे LR रीज ने। इसमें हम सिर्फ इतना अगर याद कर लें, रीज नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने सिर्फ इतना, उन्होंने ये कहा कि ये जो 1857 की क्रांति थी वो ईसाई धर्म के विरुद्ध में एक विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इसे डिसरायली ने दी और जन क्रांति से कहा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो अब हमारा ये टॉपिक पृष्ठभूमि, प्रारंभ और कारण तक समाप्त हो गया। इससे अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी असफलता के कारण और 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले। इसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक वीडियो और, उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे के टॉपिक है उनको पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।